नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का अपने YouTube चैनल कृष्णा जनरल स्टडी एंड हिंदी में। आज फिर से मैं लेकर आया संविधान की क्लास, जिसमें आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद की सीरीज, जिसमें लेकर आए आज भाग 3। इससे पहले भी मैं 2 क्लास इसके ऊपर बना चुका, संविधान के ऊपर भाग 1 और 2 की वीडियो में पहले ही डाल चुका। इससे पहले की वीडियो देखेंगे तो ये सारी समझ में आ जाएंगी। देखो, इनका तभी समझ में आती है जब आप लोग पीछे का भी देखें और साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर बैठें। संविधान के जितने भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण, जितनी भी परीक्षाओं में पूछे गए, मैं उनसे संबंधित हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, बशर्ते आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और कोशिश यही रहेगी कि मेरी कि आप लोग को अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े, यहीं से पूरा हो जाए। तो आज मैं बात करूंगा भारतीय संविधान के भाग 3 की, जिसमें मूल अधिकार टॉपिक आता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक का इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा मूल अधिकारों के इतिहास के बारे में, क्या है, इनका विकास कहाँ से हुआ। तो मूल अधिकारों के विकास की बात करें तो इनका विकास जो है वो ब्रिटेन में माना जाता है। कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में मूल अधिकारों का विकास हुआ था। जहां की अगर हम बात करें, ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉन द्वारा, कौन थे? सम्राट जॉन द्वारा। वहां के सम्राट थे जॉन। इनके द्वारा पहली बार मूल अधिकारों के बारे में बात कही गई थी, यानी 1215 ईस्वी की ये बात है। 1215 ईस्वी में मूल अधिकारों के लेके एक हस्तलिखित इन्होंने पत्र जारी किया था। एक अधिकार पत्र भी कहा गया, वो हस्तलिखित था। हस्तलिखित एक अधिकार पत्र था जो इनके द्वारा जारी किया गया था, जिसे वहां मूल अधिकार कहा गया। ये मूल अधिकारों से संबंधित एक लिखित दस्तावेज भी था। कैसा था ये? मूल अधिकारों से संबंधित लिखित दस्तावेज। मूल अधिकारों से संबंधित एक लिखित दस्तावेज। कैसा दस्तावेज था? लिखित दस्तावेज। अब ये दस्तावेज क्या हुआ? इससे वहां के नागरिकों को, वहां के लोगों को इससे थोड़ी रियायत मिली थी, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि एक मूल अधिकार था। वहीं अगर बात करें इसी दस्तावेजों की, तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो पहला देश फ्रांस की अगर हम देखें, फ्रांस में 1789 में 1789 में 1789 में पहली बार मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की बात कही गई थी। मानव एवं नागरिकों के लिए, नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की बात कही गई थी। मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। और ये कब की घटना है? 1789 की। बहुत ही बढ़िया। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, बस कॉपी पेन लेकर बैठे और लिखते चले जाएं। आप लोग को अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। अधिकार घोषणा पत्र ये कहलाया। क्या कहलाया? ये अधिकार घोषणा पत्र। अधिकार घोषणा पत्र, या अधिकारों की घोषणा की थी, अधिकार घोषणा पत्र इसको कहा जा सकता है, जो फ्रांस में कब जारी किया गया था? 1789 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आ जाता है कि फ्रांस की जनता को मूलभूत अधिकार पहली बार प्रदान किए गए थे। फ्रांस की जनता को क्या किए गए थे? मूलभूत अधिकार। मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए थे। यहां से बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनते हैं कि वहां कहां से लिए गए थे या कहां पर सबसे पहले लागू किया गया था। यहां सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, नोट करके लिख लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं कॉपियों में, किताबों में, तो आप लोग इन्हें पढ़ते चले तो ज्यादा बढ़िया। एक लुई 14वां था, जो फ्रांस के शासकों में से एक आता है। क्या नाम था? लुई 16वां। तो लुई 16वें ने क्या किया था? इन्हीं मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दिया था। क्या कर दिया था? मूल अधिकारों का उल्लंघन करने पर लुई 16वें ने जब मूल अधिकारों का उल्लंघन किया था तो उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। कहां चढ़ाया गया था? फांसी पर चढ़ाया गया था। करने पर उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। अब याद रखना, मूल अधिकारों का मतलब क्या है कि मनुष्य को या मानव को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार ये देते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिएगा, जब फ्रांस के इतिहास में एक ऐसी घटना घटित हुई हो कि किसी ने मूलाधिकार उल्लंघन किया हो और उसे फांसी पर चढ़ाया गया, तो देखो इनकी वैल्यू कितनी होगी। अब हम बात करते हैं अमेरिका की।
अब देखो यहाँ अभी तक हमने बात की फ्रांस की, ब्रिटेन की, अब हम बात करेंगे अमेरिका की। अब बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में 1791 में, कब? 1791 में, 1791 में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान किया गया, अर्थात मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है बच्चों, देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि बताइए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो चुनाव किया गया कहां से लिया गया, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के जो संविधान में या भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए गए वो अमेरिका के संविधान से ही लिए गए। और पहली बार जो लिखित रूप से देखने को मिले या जनता के लिए जो शामिल किए गए वो फ्रांस और अमेरिका के संविधान में ही शामिल किए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब भारत में ये मूल अधिकार लिए, कहाँ से लिए? अमेरिका में, अमेरिका से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान, मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिकी संविधान पर आधारित है। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है, क्या भारतीय संविधान में मूल अधिकार 1935 के अधिनियम के दौरान शामिल कर लिए गए थे? तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि देखो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसमें मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि 1935 के भारत शासन अधिनियम या एक्ट कह सकते हैं में मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स को शामिल नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। अब बात करेंगे मूल अधिकार हैं कौन कौन से। यहां से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, तो ये देख लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए तो देखिए अब मैं बात करूंगा मूल अधिकारों में जो प्रमुख अनुच्छेद है उनके बारे में। थोड़ा सा भारतीय संविधान में ये जो मूल अधिकार है इनके लिए एक समिति भी बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी जिसे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति कहा गया। इस समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना। अब मैं बात करूंगा अनुच्छेदों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक अनुच्छेद को लेकर चलेंगे क्योंकि मैं अनुच्छेद सीरीज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को इसका इतिहास भी बताता चलूं। तो अब मैं बात करूंगा मूल अधिकारों में से अनुच्छेद नंबर 12 की। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखो यहीं से पढ़ लेना, अच्छा लगेगा आप लोगों को और भूलोगे भी नहीं कभी। अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य शब्द की परिभाषा। कौन से शब्द की परिभाषा? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो राज्य शब्द को परिभाषित करने के लिए कौन सा अनुच्छेद लिया गया? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा बताई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 152 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 152, ये जो आर्टिकल 152 है इसमें भी अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। किसे? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। तो अब हम बात करेंगे राज्य शब्द है क्या आखिरकार, इसमें कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया राज्य में। तो यहां से क्वेश्चन बनना लाजमी है और आता भी है एग्जाम में। तो एक तो इसमें राज्य शब्द में जोड़ा गया भारत सरकार। भारत सरकार, भारत सरकार भी किस में आती है? राज्य शब्द में। इसके साथ साथ ही संसद, भारत सरकार एवं संसद को भी राज्य शब्द में शामिल किया गया। साथ ही साथ इसमें शामिल किया गया राज्य सरकार को, राज्य सरकार एवं विधान मंडल को। किसे शामिल किया गया? विधान मंडल को। विधान मंडल भी इसी में आती है, याद रखना। जैसे संसद के आप लोग जानते 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। वहीं विधान मंडल की बात करें तो एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो ये भी किस में शामिल हो जाता है? राज्य इस शब्द में शामिल हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ क्या क्या किया गया? स्थानीय प्राधिकारी को भी शामिल किया गया। क्या किया गया? स्थानीय प्राधिकारी। तो स्थानीय प्राधिकारियों को एवं अन्य प्राधिकारियों को, अन्य प्राधिकारी, ये भी कौन से शब्द में शामिल है? राज्य शब्द में शामिल है। अनुच्छेद 12 में आप लोगों को डायरेक्ट ये ही नहीं देखना है कि राज्य शब्द की परिभाषा, क्योंकि कई सारे एग्जाम ऐसे हैं, चाहे वो यूकेपीएससी रहा हो, चाहे वो यूपीपीएससी रहा हो, या
आप लोग देख सकते हैं ग्रुप सी रहा हो या एसएससी रहा हो, इन सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है ऐसे कंपटीशन में भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आने शुरू हुए। तो उन क्वेश्चनों के लिए सीधा इतना ही रटने से काम नहीं चलने का। मैं बार बार भी बोलता है कि रटना नहीं सीखना है, तो ये सीखने के लिए ही क्लास बनाई जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 13 की अगर बात करें, अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 को अक्सर क्या कहा जाता है, ये जितने भी हमारे क्या हैं बच्चों फंडामेंटल राइट्स, क्या हैं फंडामेंटल राइट्स, इनका सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? सुरक्षा करता है। किन की सुरक्षा करता है? मूल अधिकारों की। कैसे अधिकारों की करता है? किसके माध्यम से करता है? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या न्यायालय के माध्यम से या हाई कोर्ट के माध्यम से। कैसे करता है? यहाँ बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षा कवच का जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? न्यायालयों के द्वारा। न्यायालयों के द्वारा क्या किया जाता है? न्यायालयों के द्वारा सुरक्षा की जाती है। कैसे सुरक्षा की जाती है? क्योंकि न्यायालय को की शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति प्रदान करता है? याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 13 क्या शक्ति प्रदान करता है कि कोई भी किसी भी ऐसी विधि या कानून को असंगत घोषित कर सकता है। असंगत घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों का क्या करता है? उल्लंघन करता है। या किसी भी ऐसे कानून को ये क्या कर सकता है? शून्य घोषित कर सकता है। असंगत भी शून्य, सॉरी, है ना। किसी भी कानून या विधि को क्या कर सकता है? शून्य घोषित करता है, जो क्या कर सकता है? मूल अधिकारों का, जो मूल अधिकारों के असंगत हो, जो मूल अधिकारों के असंगत हो। असंगत का मतलब क्या होता है जानते हैं? मूल अधिकारों के संगत या मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो तो उल्लंघन की मात्रा तक उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाता है। ये पावर किसके हाथ में? अनुच्छेद 13 के। अनुच्छेद 13 को ही याद रखना। एक नया शब्द, एक शब्द दिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। क्या दिया गया? इसे ही कहा जाता है, ये जो आप लोग जानते हैं कि शून्य घोषित करने की पावर को ही क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है ये याद रखना किसके पास होती है? न्यायालय के पास होती है। कौन कौन सी न्यायालय के पास? ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है और ये हाई कोर्ट के पास भी होती है। मेन पोजीशन क्या है बच्चों? कि न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है और इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? दोबारा जांच करता है, संवैधानिक जांच कर सकता है। क्या कर सकता है? संवैधानिक जांच कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 में, इसे खोलकर पढ़ाएंगे आगे क्या कुछ होता है इसमें ना। चलो इसे आगे देखते हैं, ये देख लीजिएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 14 से 32 तक की। तो इसे अलग अलग भागों में बांटकर देखा गया। जैसे हम पहली बात करें अनुच्छेद 14 से 18 तक, इसे कहा जाता है समता का अधिकार। क्या कहा जाता है? समता का अधिकार। समता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले सारे लिख लीजिएगा, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठे, अच्छा है। दूसरा यहां पर दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना। 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो ये अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। इसके बाद यहां क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि मामले बहुत चलते हैं इस वाले मुद्दे पर। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक केवल और केवल धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की जाती है। इसके बाद हम बात करें संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार।
ये हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। अब ये जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 29 से लेकर 30 तक। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट और आ जाता है जिसके कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 32 में। इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है बच्चों? याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। संविधान की हृदय एवं आत्मा के नाम से इसको पुकारा गया, इसकी संज्ञा दी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये पावर आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, इसे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। आज हम बात करेंगे समता के अधिकार की। तो देखते चले हम समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 क्या कहता है और 15 क्या कहता है, इनके बारे में मैं बात करूंगा। चलो देखते हैं हम अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब अनुच्छेद 14 क्या कहता है देख लीजिएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है, यहां से आते रहते हैं, ये लगभग सभी पढ़ते रहते हैं इन्हें, आप लोग भी पढ़ लेना इसको। अनुच्छेद 14 में क्या आता है बच्चों? विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण, ये वाली कहानी है यहाँ। विधि के समक्ष समता एवं समान संरक्षण की समता कहां से ली गई और संरक्षण कहां से लिया गया, कमेंट करके जरूर बताएं। चलो अनुच्छेद 15 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 15 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन लाजमी बनेगा। अब देखो इसके एक पार्ट तो है नहीं, इसके कई सारे पार्ट, आज मैं उनके बारे में सबके बारे में बात करूंगा। अनुच्छेद 15 की अगर हम फर्स्ट की बात करें, ये क्या कहता है? तो देखो याद रखना, ये इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनेगा? अनुच्छेद 15 का 1, 15 का 2 तो सामान्य, लेकिन 3, 4, 5 यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसमें क्या किया गया है कि केवल एक शब्द लिखा है ना, केवल यहां लिखा है धर्म, मूलवंश, जाति एवं जन्म स्थान। ये दोनों आप लोग 1 और 2 में मिलेंगे। क्या आधार पर? न तो राज्य द्वारा, यानी 1 और 2 दोनों में आप लोग इसे एक साथ ही पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। ना तो राज्य द्वारा और न ही नागरिकों के द्वारा, न ही नागरिकों के द्वारा विभेद किया जाएगा, विभेद किया जाएगा। अब देखो ऐसा कोई करता पाया जाता है तो मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। किसी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किसी को कोई स्पेशल जगह से पैदा हुआ है या नहीं हुआ है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, धर्म के आधार पर नहीं कर सकता है, और मूलवंश और लिंग, लड़का हो लड़की हो, इस आधार पर भी यहाँ किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जा सकता। ना तो राज्य द्वारा ही किया जा सकता है और ना किसी नागरिकों के द्वारा, किसी को ये नहीं किया जा सकता। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 15 के अगर हम 3 की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, इसे समझ लेना कि एग्जाम में अक्सर देखा जाता है। तो यहाँ 15 के 3 में क्या कहा गया है? स्त्रियों और बच्चों के लिए। किसके लिए? स्त्रियों एवं बच्चों के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान किया जाएगा, प्रावधान किया जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनता है, लाजमी बनता है। देखते चलें, इसमें बहुत ही बढ़िया। जैसे इसमें एक और शब्द आता है बच्चों, देखो घरेलू हिंसा संरक्षण एक्ट 2005, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, ये भी किस में आता है? इसी में इसको शामिल किया गया, इसको यानी संवैधानिक घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया? संवैधानिक घोषित किया गया। बहुत ही बढ़िया, यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलो यहां से इसके अलावा हम देखें 15(4), अनुच्छेद 15(4). 15(4) में क्या बताया गया, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे लिखते हैं।
15 के 4 में क्या दिया गया है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC/ST वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए SC और ST वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, विशेष प्रावधान किया गया, या कह सकते हैं आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया। ये यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद एक अनुच्छेद 15 के 5 की बात करें तो यहां से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे गए, क्योंकि यहाँ 93वां संविधान संशोधन ये 2005 इसमें जोड़ा गया था। कौन सा? 93वां संविधान संशोधन 2005 इसमें जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बताता है, यहां से ये बताता है कि किसी भी निजी संस्थान में, निजी शैक्षणिक संस्थान में जो छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए सीटों की, तो कुछ सीटें आरक्षित की गई है, वो यहां बताता है। क्या बताया गया इसमें कि किसी भी निजी शैक्षणिक संस्थानों में ये जो सीटों का आरक्षण है, सीटों का ये जो प्रावधान है वो किया गया। कैसी सीटों का प्रावधान किया गया? SC/ST के लिए कुछ आरक्षित सीटें रखी जाती हैं, तो वो प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15 के 6 की बात करें तो देखो ये वाला क्वेश्चन अब एग्जाम में ज्यादा आ सकता है, इसकी संभावना ज्यादा बड़ी है। जैसे अनुच्छेद 15 के 6 में बात की गई 103वां संविधान संशोधन किया गया भारतीय संविधान में, और ये किया गया 2019 में। इसमें क्या किया गया? जो EWS का मतलब होता है आर्थिक रूप से जो कमजोर स्वर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब आगे देखते, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 देखो ये है लोक नियोजन की क्षमता, लोक नियोजन की क्षमता की बात करता है। लोक नियोजन की क्षमता से तात्पर्य यानी सरकारी नौकरियों में समानता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सरकारी नौकरियों में समानता की बात करते हैं, अनुच्छेद 16। इसके बाद अनुच्छेद 17 सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इस पे ज्यादा कुछ है नहीं कि आप लोगों को, लेकिन आता बहुत है, ऐसा नहीं कि मलाई है तो इसे छोड़ दीजिएगा। अस्पृश्यता का अंत आता है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचबिलिटी या छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ये वाला क्वेश्चन इसमें आता है। इसके बाद अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे कहा जाता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। लेकिन यहाँ एक बात आप लोग को जाननी जरूरी है। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ कहा जाता है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, कुछ लोग कहते हैं कि ये भी उपाधियां हैं, तो आप लोग को बता दें कि ये उपाधियों की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक निर्णय लिया गया था किसके मामले में? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में। ये भारत संघ मामला जो था 1996 के लगभग का है, याद रखना। कब का है? 1996 का, 1996 का। इसमें ये बताया गया कि ये जो शब्द हैं, कौन से शब्द? भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये शब्द उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते, उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते। ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए निर्णय लिया है। तो देखो आज बात की हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक
ऐसी क्लास में बने रहिए, लगातार आप लोगों के लिए क्लास लगातार लेकर आते रहेंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।